कोई अपने करियर के रूप में चुनने में आपकी प्रेरणा आपको कहां से मिली? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंकफुल हूँ आपके पूरे मैनेजमेंट का, स्टाफ्स का और स्पेशली स्टूडेंट्स एंड उनके पेरेंट्स का जो यहाँ पे आए हुए हैं। आप सब अपने लिए एक बार तालियां बजाइए। फिर हम आयुर्वेद को जो मुझे करने के लिए प्रेरणा मिली वो हमें बचपन से ही मिली, क्योंकि हमने अपने घर में इसको देखा किया। हमारे दादाजी ने 1955 में एक आयुर्वेदिक स्टोर खोला था अपना। वो कोई पढ़े लिखे वैद्य नहीं थे, वो ट्रेडिशनल चिकित्सा करते थे। फिर उनके बेटे हमारे जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने भी अपनी ट्रेडिशनल चिकित्सा से हमारे आसपास के लोगों को ठीक किया। हमने ऐसे लोगों को ठीक होते हुए देखा जो कि ठीक नहीं हो पा रहे थे, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल से वापस होने के बाद भी उनमें कोई रिजल्ट नहीं था। चाहे वो किडनी के पेशेंट हों, चाहे फैटी लीवर के हों, या फीमेल्स की पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, आज तो और ज्यादा कॉमन है, उस समय भी होती थी। और प्रेगनेंसी का कंसीव नहीं होना, इनफर्टिलिटी, इन सारे केसेस को जब हमने बचपन में अपने घर पे देखा, भीड़ लगते हुए देखा पेशेंट्स की, तो हमें एक बचपन से ही था कि मुझे एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में अपनी सेवा देनी है और अपनी पैथी की पहचान पूरे विश्व में ऑथेंटिक आयुर्वेद के रूप में रखनी है। सर, आज के युवाओं के लिए आयुर्वेद में क्या करियर की संभावनाएं हैं? यदि कोई विद्यार्थी आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसे किन विषयों और परीक्षाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए? संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा कि आप सब जब अपने प्रांगण में इस युगम इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में इंटर करते हैं, तो मैंने आपके रिसेप्शन एरिया के वेटिंग में मैंने देखा कि सत्यम शिवम सुंदरम, ये 3 चीजें लिखी हुई हैं और उसके हर एक वर्ड्स के पीछे स्ट्रेंथ लिखी हुई है कि सत्यम की स्ट्रेंथ क्या है, शिवम की स्ट्रेंथ क्या है और सुंदरम की स्ट्रेंथ क्या है। पूरी दुनिया में सत्यम शिवम सुंदरम का तांडव चल रहा है। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट में है, शिव नादर एचसीएल में है और सुंदर पिचाई गूगल में है। तो हम भारतीयों को अपनी पहचान पूरी दुनिया में बनानी है। तो ग्लोबल स्वीकारिता जो अभी हमने जामनगर में पिछले साल देखा कि WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि पूरी दुनिया जिसे स्वीकारती है, मानती है और उसी की थीम को ही पूरी दुनिया में स्वीकारा जाता है, उन्होंने जामनगर में एक ट्रेडिशनल सेंटर की स्थापना की है, जिसमें पूरी दुनिया के डॉक्टर्स आके रिसर्च करेंगे और आयुर्वेद को स्वीकारेंगे। अगर शुरुआत में आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में अपनी पहचान बनानी है, चाहे वो एक बॉय हो या फिर गर्ल हो, तो आपको स्टार्टिंग में ही अपना स्ट्रीम पीसीबी रखना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से अगर आप 12th करते हैं तो आप आराम से इस फील्ड की तरफ जा सकते हैं। सर, बीएएमएस के बाद विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से करियर विकल्प उपलब्ध हैं? बीएमएस एक आयुर्वेदिक स्नातक डिग्री है, जिसे हम यूजी कहते हैं। जैसे आप लोग 12th के बाद बीएससी, बीसीए और वो सारे यूजी के प्रोग्राम्स करते हैं, वैसे ही बीएमएस एक मेडिकल कोर्स है। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी है, आप टीचिंग कैरियर में भी अपना फील्ड बना सकते हैं, क्योंकि आप बीएमएस के बाद एमडी करते हैं तो आप असिस्टेंट, एसोसिएट और फिर प्रोफेसर तक जाते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट आप बन सकते हैं, या फिर आप पब्लिक हेल्थ करके मास्टर्स करके आप एनजीओ में भी इनरोल हो सकते हैं। बीएमएस करके आप एक फिजिशियन के रूप में भी अपना कैरियर बना सकते हैं, अपनी खुद की आयुर्वेदिक प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। और मेडिकल ऑफिसर की भी वैकेंसी आती है, तो आप एज ए मेडिकल ऑफिसर भी अपने कैरियर का स्टार्टअप कर सकते हैं। अभी बहुत सारे वेलनेस सेंटर्स गवर्नमेंट की तरफ से खुल रहे हैं, तो आप एक वेलनेस एक्सपर्ट के रूप में भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। सर, क्या इस क्षेत्र में इंटरनेशनल करियर और रिसर्च के अवसर भी उपलब्ध हैं?
बिल्कुल, अभी तो पूरी दुनिया की नज़र ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था को खोजने में है, क्योंकि हम लोग जो 2000 के आसपास के लोग हैं या 90s के हैं या उससे पहले के जो पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, आप सबको पता होगा कि पहले नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी। सिजेरियन डिलीवरी अगर होती थी तो पूरा गांव देखने आता था, कि हम पूरे गांव को लेके आते थे और कहते थे कि यहाँ पे सिजेरियन डिलीवरी हुई है। आज एकदम कॉमन सी बात है, अगर 10 डिलीवरी हो रही है तो उसमें से 7 से 8 वो सिजेरियन ही हो रही है, सी सेक्शन ही हो रहा है। तो पूरी दुनिया ये जानने के पीछे पड़ी हुई है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी भारतीयों के पास है कि 1990 तक वो अपनी एंशियंट पैथी से ही घर पे इलाज करके और लोगों को ठीक कर लिया करते थे। हर एक आदमी के ज्योतिषी होते थे। जैसे आपने सुना होगा पुराने जमाने की, अगर आप कहानियां आपके घर पे आपके पेरेंट्स बताते होंगे, तो हर एक राजाओं के राज वैद्य और राज ज्योतिषी हुआ करते थे। आप कोई काम की शुरुआत भी करते थे तो ज्योतिषी से पूछ के करते थे, और अगर अपने स्वास्थ्य की जानकारी लेनी होती थी तो राज वैद्य की तरफ जाते थे। तो आप अपनी चीजों की तरफ लौटे। पुरानी सारी की सारी दुनिया इस समय हमारे पैथी, हमारे आयुर्वेद की तरफ देख रही है, क्योंकि हर किसी को एंटीबायोटिक और पेन किलर से निजात पानी है। तो आप सबके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इंटरनेशनली भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, आप बीएमएस के बाद उसको क्रैक करके दुनिया के सारे देशों में अपनी आयुर्वेद की पैथी, जो कि हमारी एंशियंट पैथी है, उसको लेके अपने कैरियर की अपॉर्चुनिटी के साथ बहुत बड़े पैमाने पर अपने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं, अपने आप को एक बड़ा आयाम दे सकते हैं। सर, एक सफल आयुर्वेद चिकित्सक बनने के लिए विद्यार्थी में किन गुणों और कौशलों का होना आवश्यक है? सबसे पहले तो धैर्य। एक सफल विद्यार्थी ही वही है जिसमें धैर्य है। क्लास में सेकंड आ जाने से या क्लास में लास्ट आ जाने से आपकी कैरियर की सारी संभावनाएं समाप्त या खत्म नहीं होती हैं। आपकी संभावनाएं असफलता के बाद ही शुरू होती हैं। हमने हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत पुरानी कविता सुनी है कि नन्ही चींटी दाना लेकर जब चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है, मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। सर, अपने पंचकर्म सेंटर की स्थापना केवल एक क्लिनिक के रूप में नहीं, बल्कि स्वस्थ जागरूकता के केंद्र के रूप में की है। इस यात्रा के पीछे आपका मूल उद्देश्य और विजन क्या था? मूल उद्देश्य मेरा यही था कि जो अपनी एंशियंट पैथी है आयुर्वेद, जिसे आज हम ये फील करते हैं कि ये सेकेंडरी है। सबसे पहले अगर किसी को बुखार होता है तो आप पेरेंट्स भी बैठे हैं, अगर आपके बच्चों को बुखार आता है तो आप किसी फिजिशियन की तरफ जाते हैं। किसी पैथी से मेरी दुश्मनी नहीं है, मॉडर्न साइंस बहुत अच्छी पैथी है, उसमें बहुत ही अच्छे डॉक्टर और योग्य डॉक्टर हैं। भारत के सारे शानदार डॉक्टर्स आज अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके पर्सनल डॉक्टर्स की टीम में ज्यादातर भारतीय हैं। तो सारे डॉक्टर्स अपने जगह पे अच्छे हैं, सारी साइंस अपनी जगह पे अच्छी है। लेकिन जो मेरा मोटिव था आयुर्वेद की प्रैक्टिस चुनने का, मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना मोटिव है कि कोई भी बच्चा जो नीट क्रैक करे उसकी पहली चॉइस बीएमएस की हो। कोई भी पेरेंट जिनका बच्चा बीमार पड़े तो उसकी पहली चॉइस आयुर्वेदिक फिजिशियन को दिखाना हो, सबसे पहली चॉइस पे आयुर्वेद को ही रखा जाए, ऑथेंटिक आयुर्वेद को पूरी दुनिया स्वीकारे, पहचाने। यही मेरा मिशन है और इसी को लेके चलना। सर, पंचकर्म क्या है और आयुर्वेद में इसका इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों माना जाता है? पंचकर्म, अभी यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, अगर मैं कहूंगा कि आप अपने हाथ उठा के बताइए कि कितने लोग ये शब्द जानते हैं पंचकर्म क्या होता है, या पंचकर्म का नाम ही सुना हो रील्स स्क्रॉल करते समय या टेलीविजन देखते समय। पेरेंट्स भी अपना हाथ उठा सकते हैं, टीचर्स भी अगर कोई इसके बारे में कुछ भी बेसिक जानकारी रखते हैं
तो वो नॉर्मल सी जानकारी, कोई हम क्वेश्चन आपसे पुट अप नहीं करेंगे। अगर आपने नाम सुना हो पंचकर्म का कहीं पे भी तो अपने हाथ ऊपर करिए। किसी ने नहीं सुना? अच्छा, कुछ बच्चों ने हाथ ऊपर किया। पंचकर्म के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैंने जब अपनी क्लिनिक की प्रैक्टिस स्टार्ट की तो, या फिर जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो अपने गांव में जब हम जाते थे तो वहां पे हम कहते थे कि पंचकर्म हमें करना है, तो लोग पंचकर्म को पंचतंत्र से जोड़ देते थे। पंचतंत्र तो सभी ने सुना होगा, तो पंचतंत्र सभी लोग उस समय जोड़ देते थे इस चीज को। पंचकर्म आयुर्वेद की एक ब्रांच है। जैसे मॉडर्न साइंस में आप एक लेमैन की भाषा में मैं बताऊंगा जिससे कि हर कोई समझ पाए, आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों को अगर आप रखेंगे तो मॉडर्न में आपने देखा होगा कि दो तरीके से ट्रीटमेंट होता है। एक तो मेडिसिन बेस पे, बुखार हुआ, जुकाम हुआ, खांसी आई तो हमने दवाइयां ली और हम ठीक हो गए। दूसरा वे है मॉडर्न का, जो लोग एमबीबीएस करते हैं, सर्जरी, जिससे कोई इंजरी हो गई या कोई एक्सीडेंटल केस हो गया या फिर कोई स्पाइनल प्रॉब्लम हो गई। नी की आपने देखा होगा अपने घरों में, अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा कि नी का ट्रांसप्लांट कराते हैं, सर्जरी कराते हैं। या अभी हमने बात की सेशन की स्टार्टिंग में सी सेक्शन, आजकल बच्चे भी सर्जरी से पैदा हो रहे हैं। तो जो सर्जरी दूसरी ब्रांच है, दो तरीके से ट्रीटमेंट होता है। वैसे आयुर्वेद में दो तरीके से ट्रीटमेंट होता है। एक तो मेडिसिन बेस पे जिसमें हम लोग दवाइयां देके ठीक करते हैं, और दूसरा है पंचकर्म। पंचकर्म का मतलब है शोधन, आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन। एक ऐसी ब्रांच है जो स्वस्थ व्यक्ति को भी कराती है शोधन, और जो लोग बीमार हैं डिजीज ओरिएंटेड भी, इसमें कस्टमाइज एक वे होता है जो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक डिसाइड करता है और उसी के बिहाफ में वो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट आपका करता है। सर, क्या पंचकर्म केवल बीमार व्यक्ति के लिए है या स्वस्थ व्यक्ति भी इसे बेटर हेल्थ और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए करा सकता है? इम्यूनिटी बढ़ाना जैसा आयुर्वेद में कुछ नहीं है। आजकल कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं आयुर्वेदिक तो आप ये सोचते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने। आयुर्वेद हमेशा बैलेंस में काम करता है, ना तो कम ना तो ज्यादा। हर चीज की बैलेंसिंग ही आयुर्वेद का मेन प्रिंसिपल है। तो इम्यूनिटी बढ़ाना जैसा नहीं, इम्यूनिटी को सब रखने के लिए, अपनी बॉडी को क्लीन अप कराने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, हर एक स्वस्थ व्यक्ति को भी इंडिया में बढ़ते हुए पॉपुलेशन और पोल्यूशन को देखते हुए साल में एक बार डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पंचकर्म जरूर कराना चाहिए। हर कोई करा सकता है, चाहे वो बीमार हो, बीमार है तो फिर वो डिजीज ओरिएंटेड कराएगा, उसका एक सेट प्रोटोकॉल होगा। और स्वस्थ व्यक्ति भी अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए बिल्कुल पंचकर्म करा सकता है। सर, आज हमारे विद्यालय में स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम भी आयोजित है। सो प्लीज टेल आवर लिसनर्स अबाउट स्वर्ण प्राशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन आयुर्वेदा। स्वर्ण प्राशन अभी कितने बच्चे यहाँ पे करा चुके हैं? जहां तक मुझे पता है कि काफी दो तीन, मैम शायद 2-3 सेशंस यहाँ पे हो चुके हैं स्वर्ण प्राशन के। 3 सेशंस कितने बच्चे करा चुके हैं? अभी हमें दिख रहा है कि कुछ बच्चे यहाँ पे करा चुके हैं। तो अच्छा, 16 ईयर से कम के जितने भी बच्चे हैं, पेरेंट्स से भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन जरूर कराएं। स्वर्ण प्राशन एक आयुर्वेदिक प्रक्रिया है, एक आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन, एक टीकाकरण है जो आपके बच्चे का मेंटल फिजिकल इन दोनों ग्रोथ पे फोकस करता है और उनके ओवरऑल इम्यूनिटी को बैलेंस करता है। जो भी बच्चे इम्यून सिस्टम जिनका वीक है, जिनको जल्दी सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, या फिर जिनका कंसंट्रेशन पुअर है, उन सारे बच्चों के लिए आचार्य काश्यप, जो कि वर्ल्ड के पहले पीडियाट्रिशियन थे, उनकी एक काश्यप संहिता है आयुर्वेद में, वर्ल्ड का पहला पीडियाट्रिशियन, उन्होंने डिस्कवर करके इस स्वर्ण प्राशन को अपने शास्त्रों में लिखा है। तो स्वर्ण प्राशन अगर आप अपने बच्चों को कराते हैं तो उनकी ओवरऑल हेल्थ पे काम करता है, उनकी इम्यूनिटी को बैलेंस करता है, उनके कंसंट्रेशन और मेमोरी की शार्पनेस में
उनकी ग्रैस्पिंग पावर में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। सर, क्या स्वर्ण प्राशन बच्चों की इम्यूनिटी के साथ साथ मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड लर्निंग एबिलिटी को भी प्रभावित करता है? यदि हाँ, तो कैसे? कैसे का जवाब तो मैं आपको हमारे जो काश्यप संहिता है उसमें दिए हुए रेफरेंस से ही दूंगा। आचार्य काश्यप लिखते हैं कि स्वर्ण प्राशनम ही एतत् मेधा अग्निबल वर्धन। स्वर्ण प्राशन कराने से मेधा अर्थात आपके बच्चे का दिमाग, अग्नि अर्थात आपके बच्चे का डाइजेशन और बल, उसका शारीरिक बल, उसकी इम्यूनिटी है, वो चीजें बढ़ती हैं। आयुष्य मंगलम पुण्यम विश्वम वैरम रहा। अगर आप अपने बच्चे का स्वर्ण कराते हैं तो आपका बच्चा लंबी आयु तक जीता है, ये उसके लिए मंगलकारी है और पुण्यकारी है। मासात परम मेधावी व्याजन भिन्नम च दृश्यते। 1 माह तक कराने से आपका बच्चा मेधावी होता है और उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है। और 6 माह से श्रुतधरम, 6 माह तक नियमित कराने से बच्चा श्रुतधर होता है अर्थात वो अच्छा लिसनर होता है। वो पूरी तरीके से आपके पढ़ाई हुई चीजों को, आपकी बताई हुई चीजों को समझता है और उसके सोचने समझने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। सर, आज के समय के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अभिभावक घर पे कौन-कौन सी सरल आयुर्वेदिक आदतें अपना सकते हैं? सबसे पहले तो अपने बच्चों का, चाहे वो आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशन हो या ना हो, डिजिटली डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। मोबाइल फोन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करने या अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए करें। डिजिटली डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। किताबें दुनिया की सबसे अच्छी, कह सकते हैं कि सबसे अच्छा अस्त्र है। अगर आप अपने बुक से, अपनी सिलेबस की दी हुई किताबों से ब्रेक करते हैं तो आप दुनिया की वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। और स्वस्थ रखने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप आयुर्वेदिक दिनचर्या, आयुर्वेदिक रूटीन को आप फॉलो करिए। हम आपके टीचर्स को प्रोवाइड करा देंगे क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम आयुर्वेदिक दिनचर्या पर बात करेंगे। आप अपने टीचर्स से, यहाँ के स्टाफ से आप कोऑर्डिनेट करके और अपने बच्चे के लिए एक आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल क्या होती है, उसके नॉमिनल प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं और अपने बच्चों को फिजिकली और मेंटली मजबूत कर सकते हैं। सर, बहुत लोगों का मानना है कि आयुर्वेदिक धीरे-धीरे असर करता है। इस धारणा पर आप किस प्रकार इस धारणा को आप किस प्रकार? कि धीरे असर करना ये तो एक सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि हम लोगों की पहली चॉइस, हमने इस सेशन में 2 बार बोल चुका मैं कि अगर हम पहली चॉइस ही एलोपैथिक डॉक्टर को रखेंगे तो हम सेकेंडरी में डिजीज को बढ़ा के फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। मेरे गुरु जी डॉक्टर SK राय इंडिया के टॉप आयुर्वेदिक डॉक्टर और फिजिशियन हैं, वो प्रयागराज में प्रैक्टिस करते हैं। मैंने उनसे कहा कि सर हम रिपोर्ट्स पे क्या क्या रिपोर्ट्स कराएं, डायग्नोसिस कैसी हो, जब मैं उनके पास सीखने गया तो उन्होंने कहा कि डायग्नोसिस की तो जरूरत ही नहीं है, आपके पास पेशेंट खुद ही सारी रिपोर्ट लेके आ गए। और एक्चुअल में ऐसा होता है कि आयुर्वेद में खुद ही हमारे पास सारी रिपोर्ट लेके आते हैं। इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जो भी बड़े मेडिकल जिनको कहा जाता है कि वो आइकॉन है, उन सबके कराए हुए टेस्ट पेपर हमारे टेबल पे पहुंचते हैं। तो अगर हम चॉइस सही टाइम पे सही आयुर्वेदिक फिजिशियन जो कि सर्टिफाइड है, जो एक्सपर्ट है, उसके पास पहुंचेंगे तो आयुर्वेद धीरे नहीं काम करता। मैंने अपनी क्लिनिक में स्पाइनल प्रॉब्लम को डे 1 से रिलीफ होते हुए देखा है। मैंने नी पेन की प्रॉब्लम को पहले दिन से ठीक होते हुए देखा है। मैंने कब्ज की प्रॉब्लम को, कॉन्स्टिपेशन की, पहले दिन से ठीक होते हुए देखा है। और यहाँ तक कि जो लोग IBS के पेशेंट हैं, जिनको बार बार मौसम जाना होता है, उनको भी पहली खुराक में आराम मिलता है। तो आयुर्वेद फ्लो नहीं है, सही टाइम में सही आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास अगर आप जाते हैं तो आयुर्वेद बहुत फास्ट काम करता है, बहुत तेजी से काम करता है।
सर यदि हर विद्यार्थी को 3 आयुर्वेदिक आदतें अपनानी हो तो वो 3 कौन सी होंगी? आयुर्वेद के त्रिउपस्तम, मैंने जब ये क्वेश्चन अभी सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे सेशंस हम लोग करते हैं लेकिन ये प्रश्न हो सकता है कि हम ही से मिस हो जाता हो बताने में। तो इस सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप अपनी 3 आदतें जिसको आप अगर अपनाते हैं तो अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी जीवन को 10-20 साल बढ़ा सकते हैं, अपनी आयु को 75 प्लस कर सकते हैं। नहीं तो आज की ये जो जनरेशन है, जो जेनजी वाली जनरेशन है, उसकी लाइफ स्टाइल घटती जा रही है और वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 आदतों को ना मान के आयुर्वेद में 3 उपस्तम बताए गए हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अगर आप अपनी आहार, अपनी डाइट को आयुर्वेदिक डाइट के हिसाब से रखते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड का प्रयोग कम से कम करते हैं, उसको अपने लाइफ से टाटा बाय बाय कर देते हैं, तो आप अपनी लाइफ को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। दूसरा है आपकी नींद, आपकी स्लीप साइकिल अच्छी होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम हो, लेकिन कुछ भी हो, कोई भी स्ट्रेस हो, हमें अपनी नींद को कंप्लीट करना ही होता है, क्योंकि 6 से 7 घंटे, ये जो बच्चे हैं स्पेशली उनके लिए है कि मिनिमम 6 to 7 आवर्स आप लोग सो कर ही विद्यालय आए, अपने स्कूल में तभी आए, क्योंकि आपका मेमोरी उसी हिसाब से वर्क करता है, आपका ब्रेन वर्क करता है। जब हमारी नींद कंप्लीट नहीं होती है तो पूरा दिन हमारा एनर्जी लेवल वो लो होता है। तो सेकंड नंबर पे है नींद, और तीसरे पे डिसिप्लिन लाइफ। आपका उठना, बैठना, सोना, खाना पीना, ये सारी चीजें अगर टाइम पे हैं तो आप अपने आप आयुर्वेद को अपना रहे हैं, आयुर्वेद को जी रहे हैं, आयुर्वेद को समझ रहे हैं और आयुर्वेद को महसूस कर रहे हैं। सर अक्सर लोग स्वयं इंटरनेट से देखकर आयुर्वेदिक दवाइयां लेने लगते हैं, क्या ये सुरक्षित है? आयुर्वेदिक उपचार लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो रामायण आप सबने देखा और सुना होगा, और उसमें सबसे इंटेलिजेंट अगर किसी को हम मानते हैं तो पवन पुत्र हनुमान बजरंगबली जी को मानते हैं। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, आप सबने देखा होगा या सुना होगा, टेलीविजन में देखा होगा, हम लोग तो रामानंद सागर जी की रामायण देख के बड़े हुए हैं, तो वो दृश्य ही सामने आता है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो मूर्छित होने के बाद भगवान राम और विभीषण जी ने भगवान राम जी को बताया कि आप जो है इस मूर्छित जो मूर्छा में है इसको उपचार के लिए लंका में सुसेन बैठे हैं, उनको लेके आए। तो हनुमान जी लंका गए, लंका दहन की और सुसेन बैठ को उनके घर के साथ ही उठा लाए, और उठाने के बाद फिर उन्होंने दवा पूछी। तो जब दवा हनुमान जी को बताया उन्होंने, और कहा कि मेडिकल स्टोर तो हिमालय पे है, जब लंका में बैठे थे और मेडिकल स्टोर हिमालय पे था, तो हनुमान जी लंका से और मेडिकल स्टोर पे दवा लेने गए, लेकिन वहां पे भी पहुंचने के बाद फार्मासिस्ट नहीं था, तो पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर उठा लिया, और मेडिकल स्टोर उठा के लाए, फिर वहां से दवा निकाले। फिर जब सुसेन वैद्य ने कहा कि ये दवा है और ये उपचार के बाद, फिर इसको आप लोग आज आप देखते होंगे कि मेडिकल स्टोर पे इंजेक्शन और कुछ मेडिसिन वो रखी जाती है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रखी जाती है। तो उन्होंने भी बोला कि यहाँ के क्लाइमेट में सुटेबल नहीं है, आप इसको वही हिमालय पे रखाइए, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट इस औषधि के हिसाब से है। तो जब भगवान राम और बजरंगबली हनुमान जी इन लोगों ने एक वैद्य से पूछ के ही आयुर्वेदिक औषधियां ली, तो हम लोग तो इंसान हैं, हमें भी किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसके भी बहुत दुष्प्रभाव है। आयुर्वेदिक औषधियां भी अगर चिकित्सक की देखरेख में ना ली जाए तो उनके भी उतने ही साइड इफेक्ट हैं जितने मॉडर्न के हैं। तो आप सब किसी सर्टिफाइड आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही आयुर्वेदिक दवाइयां लें और उसका सेवन करें। सर अंत में हमारे विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए आप क्या प्रेरणादायक संदेश देना चाहेंगे? आप सब आयुर्वेद अपनाएं, और बच्चे जो इसे कैरियर के रूप में देखना चाहते हैं, आप सब वो सारी चीजें पा सकते हैं।
जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का फील्ड बहुत बड़ा है। 2019 में एक कवि सम्मेलन हुआ था और बनारस में, जहाँ पे मैं पढ़ता था, और वहाँ एक कवि थे, उनसे मैं मिलने के लिए मैंने सेल्फी ली थी कूद के। 4-5 लोग क्रॉस करके मैं गया था। और 2022 में जब मैंने अपनी क्लिनिक का उद्घाटन किया तो वो एज ए गेस्ट आए हुए थे और पूरे दिन क्लिनिक में बैठे थे। तो आयुर्वेद से आप हर किसी तक पहुंच सकते हैं, हर किसी तक आपकी रीच हो सकती है। यहाँ तक कि आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपके सीनियर अधिकारी, या आप जिन लोगों को टेलीविजन पे देखते हैं, वो सब आपके पास आएंगे कंसल्ट करने के लिए। कैरियर अपॉर्चुनिटी अच्छी है, और अपने स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन मानिए, क्योंकि एक अच्छा स्वास्थ्य ही आपका सबसे बड़ा धन है। ये मेरा मेन उद्देश्य है। और अच्छा मिले तो अच्छे से अच्छे की तलाश करें, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करें। एक मामूली से पत्थर से टूट जाता है शीशा, एक शीशे से पत्थर टूट जाए, ऐसा शीशा तलाश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। That was truly insightful, sir. Your journey has filled us with inspiration and curiosity. So now we move on to the most exciting part of today's session, the interaction. Now we'd like to open the floor for questions. Dear parents and students, you may now come forward and ask your questions to sir. नमस्कार सर, माय नेम इज साध्या। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ में आपको डॉक्टर बनने में